सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, या जिसे हम लोग स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। देखिए ये जो पूरा नोट्स है ये एनसीईआरटी बेस्ड है, हमने कुछ स्पेशल इसमें अलग से नहीं लिखा है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, अदरवाइज मैंने पूरा कोशिश किया होगा कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चले। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो इस अर्थ पे वो कंपोज्ड है, यानी बना हुआ है किससे, सेल से। चाहे एक सेल हो चाहे उसमें हज़ारों सेल हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसमें सेल है तो वो लिविंग बीइंग है। ओके, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें सिंगल सेल होती हैं, वहीं बहुत सारे हमारे पास मेजॉरिटी में जो ऑर्गेनिज्म है वो मल्टी सेलुलर हैं, ठीक है। जहाँ पे सिंगल सेल्ड होगा उनको यूनिसेलुलर कहेंगे, और जहाँ पर बहुत सारी सेल्स हैं उनको हम लोग मल्टी सेलुलर कहेंगे। कोई बाई सेलुलर या ट्राई सेलुलर वर्ड यूज़ नहीं करते, एक से ज़्यादा सेल है तो हम लोग उसको रख देते हैं मल्टी सेलुलर की कैटेगरी में। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आप जानते हैं कि जितने भी मोनेरन्स हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, ब्लू ग्रीन एल्गी हो, माइकोप्लाज्मा हो, आर्की बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन्स, मतलब मोस्ट ऑफ द प्रोटोजोअन्स, या हम सीधे सीधे प्रोटिस्टा की बात कर लें, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रोटिस्टा, सारे प्रोटिस्टा जो हैं यूकैरियोट हैं लेकिन यूनिसेलुलर हैं। इसके अलावा जितने ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो फंगस हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे एनिमल, सभी मल्टी सेलुलर हैं। कुछ फंगस जैसे कि ईस्ट की बात करें तो वो यूनिसेलुलर की कैटेगरी में आता है। अब मेन पॉइंट्स आते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है, परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वहाँ पर एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करती है, कोई लेबर ऑफ डिवीज़न नहीं है। मतलब रिस्पिरेशन भी करेगी, एक्सक्रीशन भी, सर्कुलेशन भी, डाइजेशन भी, जो भी जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है किसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, वो सारे फंक्शन यहाँ पर एक ही सेल परफॉर्म कर रही है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, डिफरेंट टास्क के लिए डिफरेंट सेल्स होती हैं, अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग सेल होंगी। जैसे न्यूरॉन सेल्स नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होंगी, हार्ट सेल सर्कुलेटरी सिस्टम से। लेकिन अगर आप यूनिसेलुलर में देखें तो एक ही सेल है जो सारा कहानी, यानी जो भी जिंदा रहने के लिए जो प्रोसेस करना है वो सारी चीज़ें करेगी। ओके, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। तो मतलब सेल होना चाहिए, कहने का मतलब क्या है। वायरसेस में आप देखिए सेल नहीं है, वायरॉइड्स में सेल नहीं होता है, प्रियॉन्स में सेल नहीं होता है, तो वो लिविंग की कैटेगरी में टोटली नहीं आते हैं। वायरस को तो हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग के बीच ही रखते हैं, राइट। अब आगे आते हैं। तो आप सबने पढ़ा है कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली सेल डिस्कवर की थी और नाम भी दिया था सेल। टर्म सेल वॉज गिवन बाय रॉबर्ट हुक, और वो कॉर्क से उन्होंने उस सेल को निकाला था और ऑब्जर्व किया था अपनी बनाई हुई माइक्रोस्कोप से। उसके बाद लिविंग सेल को काफ़ी बाद में डिस्क्राइब किया। एंटोन वॉन लीवन-हॉक ने सबसे पहले देखा और उसको डिस्क्राइब किया लाइव सेल को। देन रॉबर्ट ब्राउन है जिन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की है। उसके बाद आ जाता है सेल थ्योरी, कि सेल थ्योरी किसे हम लोग कहते हैं। तो दो साइंटिस्ट यहाँ पर हैं, एक जोलॉजिस्ट हैं और एक बॉटनिस्ट हैं। तो इसको मैं थोड़ा ऊपर करूँ तो क्लियर हो जाएगा। श्लीडेन जर्मन बॉटनिस्ट, इन्होंने एग्जामिन किया लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स और ये देखा, ऑब्जर्व किया कि जितने भी प्लांट हैं सभी कंपोज्ड हैं अलग अलग प्रकार की सेल से जो कि टिश्यू बनाते हैं। ये 1838 की बात है। उसी दौरान मतलब एक साल के अंदर ही 1839 में ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे श्वान, थियोडोर श्वान, इन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स को स्टडी किया और बोला कि जो सेल्स हैं उनमें एक थिन मेम्ब्रेन होती है, आउटर लेयर, एनिमल सेल में, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन आज के समय में हम लोग बोलते हैं, और प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, जब वो प्लांट टिश्यू स्टडी कर रहे थे। तो श्वान ने प्रपोज किया एक हाइपोथेसिस कि जितने भी एनिमल्स हैं उनकी बॉडी जो होती है वो बनी होती है किसकी, सेल की बनी होती है। और इसी तरह श्लीडेन ने भी बोला कि जितने भी प्लांट्स हैं सब कंपोज्ड हैं, यानी बने हुए हैं किससे, सेल से मिलकर बने हुए। तो कॉन्सेप्ट क्या बना कि सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या आया स्टार्टिंग में, कि ऑल द लिविंग बीइंग्स इधर प्लांट्स और एनिमल्स और अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स और देयर प्रोडक्ट्स। वो सेल से बने हुए हैं या उनके प्रोडक्ट से मिलकर बने हुए हैं। हालांकि प्रोडक्ट्स तो नहीं समझ में आता है, लेकिन सेल से ज़रूर मिलकर बने हुए हैं, ये दिमाग में रखिएगा। ये सेल थ्योरी का मेन कॉन्सेप्ट था। ओके, तो
इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया, लेकिन इस थ्योरी की डिमेरिट कहिए या एक पॉइंट यहाँ पर आया कि दिस थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड, कि नई सेल्स कैसे बनती हैं। ये तो ज़रूर बताया कि जितने भी लिविंग बीइंग हैं सभी सेल से मिलकर बने हैं, लेकिन ये सेल्स कैसे आती हैं, कैसे बनी हैं, इसके बारे में कोई जवाब इसमें नहीं है। इसके बाद 1855 में एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम रडोल्फ विर्चो है। उन्होंने बोला कि सेल्स जो अराइज होती हैं वो पहले से मौजूद सेल से बनती हैं बाय द सेल डिवीज़न। दैट सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। दिस इज़ कॉल्ड ओमनी सेलुलर ए सेलुलर। दिस इज़ अ फ्रेंच वर्ड जिसका मीनिंग ये है कि न्यू सेल्स ऑलवेज अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो इन्होंने थोड़ा सा अपडेशन किया हाइपोथेसिस में, जो सेल थ्योरी के हाइपोथेसिस है, जो कि प्रपोज किया था श्लीडन और शॉन ने, और फाइनल शेप दिया या मॉडर्न सेल थ्योरी इन्होंने दी। मॉडर्न सेल थ्योरी में क्या किया गया कि पुराने वाले पॉइंट को हटाया नहीं गया, उसको ऐड रखा गया। ठीक है, उसको ऐड रखा गया। क्या था मॉडर्न सेल थ्योरी का कंसेप्ट? देखिए, मॉडर्न और अपडेटेड सेल थ्योरी जो होती है उसमें ये बोला गया ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ठीक है,